नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज दोस्तों हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026। दोस्तों इस नीति पर बात करने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो खूब चर्चा में रह रही है, इसी के संदर्भ में उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। फिर इस नीति पर बात करेंगे कि यह नीति क्या है, कैसे जो है काम करती है और किस लिए बनाई गई है। दोस्तों बिहार सरकार ने 11 नए आधुनिक शहर जो है वह बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया और मुख्य रूप से बिहार सरकार राज्य के 11 नए शहर को जो है, जो आधुनिक शहर हैं, उनको बनाना चाह रही है। और इन शहरों में आप देखेंगे तो अच्छी सड़क, अस्पताल, स्कूल, पार्क, उद्योग और रहने के लिए जो आधुनिक कॉलोनियाँ हैं, ये सभी बनाना चाहती है। लेकिन दोस्तों इन टाउनशिप को बनाने के लिए बड़ी मात्रा में सरकार को चाहिए होगा ज़मीन, और इसी कारण से आप देखेंगे तो कुछ महीने पहले सरकार ने 11 क्षेत्रों को चिन्हित किया और इन क्षेत्रों में जो ज़मीन की खरीद और बिक्री है, इस पर अस्थायी रूप से रोक लगा दिया। रोक लगाने के पीछे का कारण क्या था? तो सरकार का मानना यह है कि जब हम इस ज़मीन को खरीदेंगे तो ऐसा ना हो कि कोई ऐसा बिचौलिया व्यक्ति हो जो मुख्य रूप से पहले ही ज़मीन को ऑक्युपाइड करे, पहले ही खरीद ले और खरीद कर अपने पास रखे और जब सरकार को ज़रूरत है तब वो महँगे दाम में बेचे। कम दाम में खरीद कर अपने पास रखे और फिर जो है सरकार को जब नीड हो तब वो महँगे दाम में बेचे। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो ज़मीन की खरीद-बिक्री है, इस पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई इन क्षेत्रों पर। मुख्य रूप से जो 11 टाउनशिपों का विकास होना है, इनमें जो मुख्य रूप से टाउनशिप प्रस्तावित हैं, उसमें प्रमुख रूप से आप पटना देखेंगे, जो पाटलिपुत्र है, जो सोनहर है, इसके अलावा जो गया है, जो दरभंगा है ना? सहरसा है, पूर्णिया है, मुंगेर आपको देखने को मिलेगा, मुज़फ्फरपुर देखने को मिलेगा, छपरा, भागलपुर, सीतामढ़ी, ये सभी जो है मुख्य रूप से शामिल हैं और यहाँ पर 11 नए आधुनिक शहर बनाए जाने की बात चल रही है दोस्तों। अब दोस्तों समस्या क्या हुई इसको आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आप मान लीजिए इस शहरों को जिनको चिन्हित किया गया और जिन पर सरकार मुख्य रूप से ज़मीन की खरीद-बिक्री के लिए अस्थायी रोक लगा दी है, तो यहाँ पर कुछ वहाँ के लोगों के लिए एक बहुत ही प्रमुख समस्याएँ निकल कर आने लगी। दोस्तों आपको पता है जब सरकार ज़मीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगाएगी, तब वहाँ के रहने वाले जो किसान हैं और जो मुख्य रूप से ज़मीन के मालिक हैं, उनको परेशानी होगी। परेशानी किस प्रकार की होगी? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई किसान है ना? उससे अपनी बेटी की शादी करना है, किसी को इलाज कराना है, किसी को और किसी अन्य कारण से जो है पैसे की ज़रूरत है, तो पहले वह क्या करते थे, अपनी जो ज़मीन हुआ करती थी उसको बेचकर पैसा इकट्ठा कर लेते थे, एकत्रित कर लेते थे, जुटा लेते थे। लेकिन अभी जब इन क्षेत्रों में रोक लगी है, तो वहाँ पर ऐसा यह नहीं कर सकते हैं और ऐसे आप देखेंगे तो इस कारण से लोगों ने सरकार को इस रोक को हटाने की मांग की कि हमें कई प्रकार की समस्याएं अभी जो है देखने को मिल रही हैं, हमारे सामने कई जो है समस्याएं नज़र आ रही हैं। तो सरकार को इस पर गौर करना पड़ा और अब सरकार ने एक फैसला ले लिया इसके संदर्भ में। सरकार पूरी तरह से रोक को तो नहीं हटाई, लेकिन केवल 3 विशेष परिस्थितियों में ज़मीन बेचने की अनुमति दे दी, ठीक है? तो यह जब अनुमति मिली सरकार को तो मुख्य रूप से आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो जो अनुमति है वह अनुमति यहाँ पर 3 वैध तरीके के जो है अंतर्गत दी गई और वह बेच सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें जो पहला तरीका है वह बिहार राज्य आवास बोर्ड बीएसएच जो आपका भी है इसके संदर्भ में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर यदि कोई किसान अपनी ज़मीन बेचना चाहता है दोस्तों, तो वह सीधे बिहार राज्य आवास बोर्ड जो है, जो बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड है, इसको आप देखेंगे तो ज़मीन बेच सकता है। और इससे फ़ायदा क्या होगा? जो दलाल हैं, जो मीडिएटर हैं, जो बिचौलियाँ हैं, इनको कोई भूमि नहीं मिलेगी, इनको जो है टाउनशिप के लिए कोई सीधा अधिग्रहण जो है यह नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर एक शर्त रखी गई कि आप जो है बेचेंगे तो बीएसएच बी को बेचेंगे जो बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा तरीका है उद्योग लगाने वाले निवेशक को, ठीक है? तो एसआईपीबी मंजूरी जो है, मंजूर निवेशक जो है उनको मुख्य रूप से कही गई कि उनको बेच सकते हैं। जो स्टेट इन्वेस्टमेंट जो प्रमोशन बोर्ड है, इससे स्वीकृति प्रोजेक्ट्स या फैक्ट्री के लिए जो है आप ज़मीन को बेच सकते हैं। यदि उसके प्रोजेक्ट को स्टेट इन्वेस्टमेंट बोर्ड, प्रमोशन बोर्ड से मंजूरी मिल जाती है, तो वह कंपनी उस क्षेत्र में ज़मीन खरीद सकती है, लीज़ पर ले सकती है और इससे आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो इसका उद्देश्य है बिहार में जो उद्योग लगाना, रोजगार बढ़ाना, उससे फ़ायदा मिलेगा। राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और मुख्य रूप से उन्हीं के पास यह ज़मीन जाएगी जो वहाँ पर रोजगार लगाना चाहते हैं, ठीक है? तो दूसरा जो तरीका है बेचने का, यह जो है नज़र आया। तीसरा आप देखेंगे तो सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के संदर्भ में है ना?
आप इस पर गौर करेंगे तो यदि किसी स्थान पर सड़क, पार्क, अस्पताल, सरकारी भवन या आप देखेंगे पूरी टाउनशिप बनानी होगी तो सरकार कानून के अनुसार जमीन को अधिग्रहण कर सकती है और ऐसी स्थिति में किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा। ठीक है, और फायदा इसका क्या होगा, तो सार्वजनिक परियोजनाओं का तीव्र निर्माण यहाँ से हो सकेगा। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे तीन जो है एक गाइडलाइन जो जारी करी गई, वह जो है जो सरकार ने फैसला लिया वह लिया कि तीन विशेष परिस्थितियों में जमीन बेचने की अनुमति जो है आपको मिल जाती है। ठीक है, यहां तक बात में समझ में आई। अब अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया कि सरकार ने पहले रोक इस वजह से लगाई थी कि उसको डर था कि जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, जो जमीन कारोबारी हैं, वह सस्ती जमीन खरीद लेंगे और बाद में कई गुना मुनाफा लेकर जो है इसको बेचेंगे गवर्नमेंट को देंगे। ठीक है, और आप देखेंगे तो इससे दो नुकसान मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। पहले तो किसानों की उनकी जमीन का सही मूल्यांकन नहीं मिल पाएगा और दूसरा सरकार को जमीन खरीदने के लिए बहुत अधिक पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए पहले खरीद बिक्री की रोक लगी थी और इस प्रकार से अब एक समाधान अब आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सरकार ने जो है मुख्य रूप से जिस नियम के अंतर्गत इस सभी चीज़ों को डील किया है, जो सारी चीज़ें जो है कनेक्ट करी हैं, वह आपका है बिहार रैयत भूमि क्रय नीति 2026। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 की अगर हम चर्चा करें तो बिहार सरकार द्वारा बनाई गई एक नई भूमि नीति है, यह ध्यान रखिएगा, है ना। और इसका उद्देश्य है सरकारी परियोजना के लिए जो भूमि अधिग्रहण है इसको आसान, पारदर्शी और किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाना, यह इसका उद्देश्य है। दोस्तों पहले सरकार की बात करें तो पहले सरकार को सड़क, अस्पताल और इसके अलावा जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो टाउनशिप है, जो रेलवे है या जो अन्य परियोजना है, इसके लिए भूमि अधिग्रहण में काफ़ी समस्या आती थी दोस्तों, है ना। और आप देखेंगे मुआवजे को लेकर भी कई बार बहुत ज़्यादा विवाद देखने को मिलता था। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए आप देखेंगे इस प्रकार की जो एक नीति है बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026, इसको लागू करा गया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द है रैयती, इसको अगर आप समझ लेंगे तो बहुत डिटेल में आप और भी सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों रैयती शब्द का अर्थ यहाँ पर समझिएगा, रैयती भूमि ऐसी भूमि होती है जिस पर किसी किसान या व्यक्ति का जो निजी स्वामित्व है, जो ऑनरशिप है, वह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अर्थात आप यह कह सकते हैं कि यह सरकारी जमीन नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति अपनी जमीन का मालिक होता है, वहां पर वह खेती या अन्य प्रकार के जो भी कार्य करना चाहे वह कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रैयती शब्द का अर्थ आपके लिए समझना जरूरी हो जाता है। अब दोस्तों इस नीति की आवश्यकता के बारे में हमने जैसा कि बताया आपको, थोड़ा सा और डिटेल में आप समझ लीजिएगा। मान लीजिए यदि सरकार को किसी ज़िले में नया मेडिकल कॉलेज जो है खोलना है या जो है कहीं से एक्सप्रेसवे निकल रहा है तो उसके लिए जो ज़मीन ऑक्युपाइड करना है, कोई उद्योग वहाँ पर गवर्नमेंट चाह रही है कि लगे, है ना, रेलवे लाइन या जो नया टाउनशिप बनाना है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को निजी किसानों की जो ज़मीन है वह खरीदनी पड़ती है। और पहले जो इसमें समस्याएं, जो मुआवजे को लेकर, जो अधिग्रहण को लेकर और जो अलग अलग प्रक्रिया, जो अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रक्रिया है, और मुख्य रूप से किसानों का जो सरकार पर भरोसा कम करना, यह जो है मुख्य रूप से यह सभी समस्याएं देखने को मिलती थी और इन्हीं समस्याओं के दूर करने के लिए यह नीति आई, आप समझ गए होंगे। अब इस नीति की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिटेल में। ध्यान रखिएगा, पुराना जो तरीका है और जो नया तरीका है, इन दोनों में आपको बहुत अंतर देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मुख्य रूप से आप देखेंगे तो सरकार अब सहमति से जमीन खरीदेगी, इसकी बात करती है। सरकार की बात करें तो इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वह यह है कि सरकार पहले किसी से आपसी जो सहमति है, जो म्यूचुअल कंसेंट है, इसके आधार पर जमीन खरीदने का प्रयास करेगी। यदि जो है आप देखें कि किसान उचित मूल्य पर अपनी जमीन देने को तैयार है तो सरकार सीधे उसके ज़मीन को खरीदेगी और इसे लंबे कानून विवाद से जो है बचा सकेगी। जो एक लंबा कानूनी विवाद कई बार क्रिएट हो जा सकता है, हो जाता था, वह जो है मुख्य रूप से कम हो जाएगा। अब आगे बात करें तो किसानों को पहले से अधिक मुआवजा मिलने की भी बात कर रही है। दूसरा, अगर हम जो है इस नीति के प्रमुख विशेषता की बात करें तो इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि सरकार पहले किसान से जो आपसी सहमति ले ली है ना, उसके आधार पर जो एक मुआवजा है वह बेहतर तरीके से उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों यदि जमीन शहरी क्षेत्र में है तो मुआवजा बाजार मूल्य, जो मार्केट वैल्यू है, या सर्किल रेट जो एमवीआर होता है, और मुख्य रूप से इस पर दिया जाए। जो भी उस समय जो है सर्किल रेट हो उससे अधिक जो है दिया जाए, उसके 2 गुना तक निर्धारित किया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि शहरी अर्बन एमवीआर या जो है मार्केट वैल्यू होगा, मल्टीप्लायर इसका 2x होगा, अतिरिक्त प्रोत्साहन इसमें 10% का और दिया जाए और अत्यंत लाभदायक अंतिम परिणाम रिजल्ट इसको देखने को मिलेगा अगर जो है यहाँ पर हम देखें। तो यदि ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखें वह ज़मीन है तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में है तो बाजार मूल्य या जो सर्किट रेट है जो भी अधिक हो उससे 4 गुना ज़्यादा जो है करके मल्टीप्लायर करके उनको जो है पैसा दिया जाए और मुख्य रूप से 4 गुना तक जो राशि है वह निर्धारित करी जाएगी और साथ ही साथ 10% का बोनस भी दिया जाएगा। तो मुख्य रूप से इससे जो इनकी पीढ़ी है ग्रामीण परिवार की वह जो है संपत्ति का आगे और भी बेहतर तरीके से निर्माण कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा जो पैसा है जो शहरी क्षेत्र और जो ग्रामीण क्षेत्र में इस पैसे को मल्टीप्लायर करके तो दिया ही जा रहा है जो वहाँ पर भूमि का सर्किल रेट होगा, इसके अलावा 10% जो अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि है, इंसेंटिव आप कह सकते हैं, वह भी दिया जाएगा ताकि किसान स्वेच्छा से जमीन खरीद सके और ठीक से उसको बेच सके। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात और आपको नजर आएगा। पहले क्या होता था जो फ्रिक्शनलेस जो ट्रांजैक्शन है इसकी बात यहाँ पर नजर आती है। पहले बहुत ज़्यादा आप देखेंगे तो जो स्टाम्प ड्यूटी और जो पंजीकरण है वह सारे शुल्क लगते थे और इसमें जो किसान है वह बहुत ज़्यादा परेशान भी होता था और मुख्य रूप से उसमें अच्छा खासा पैसा चला भी जाता था। अब सरकार इस नीति के तहत आप देखेंगे तो जब जमीन खरीदेगी तो उस खरीद पर जो स्टाम्प ड्यूटी है और जो पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है दोस्तों वह नहीं लिया जाएगा और इससे सरकारी परियोजना की लागत भी कम होगी और खरीद प्रक्रिया में भी तेजी आ सकेगी। ठीक है, अब मुख्य बात यहाँ पर यह भी होगा कि इस नीति के तहत जमीन खरीदने का अधिकार किसको किसको होगा। तो हमने बताया इस नीति के तहत सरकारी विभाग, बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा जो सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी है, किसानों से सभी लोग जमीन खरीद सकते हैं और यही कारण है कि जो 11 प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप हैं इस टाउनशिप में अब बिहार राज्य आवास बोर्ड को सीधे किसानों से जमीन खरीदने की जो अनुमति है वह दे दी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनकी भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मान लीजिए भूमि के जो भूमि का मूल्य है वह अलग अलग स्तर पर अलग अलग अधिकारियों को स्वीकृत किया गया है। आप गौर करेंगे अगर मान लीजिए 100 करोड़ रुपए तक की कोई भूमि है तो उसकी जो खरीद होगी उस खरीद को जिला पदाधिकारी होंगे जो डीएम होंगे है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, उनकी स्वीकृति मिलनी आवश्यक हो जाएगी। वहीं पर अगर हम 100 करोड़ से ज़्यादा के जो है जमीन की बात करें, उससे अधिक की कीमत वाली भूमि की बात करें तो इस मामले में जो प्रमंडलीय आयुक्त हैं, जो डिविजनल कमिश्नर हैं अथवा आप देखेंगे जो उच्च स्तर पर जो निर्णय है वह सभी लिए जा सकते हैं जो 100 करोड़ से ज़्यादा की जो ज़मीन होगी उसके संदर्भ में। ठीक है, तो यहाँ पर यह नीति इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ भी नजर आती हैं इस नीति में। आप देखेंगे तो हालांकि नीति किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ बनी रही हैं। जैसे बाजार मूल्य तय करने को लेकर जो विवाद है वह आए दिनों चर्चा में रह रहा है इसमें, है ना, और सभी किसानों की जो सहमति है वह अभी भी प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। पुनर्वास और आजीविका की जो व्यवस्था है यह नहीं देखने को मिल रही है। पारदर्शिता बनाए रखने की जो बात है ना, और साथ ही साथ परियोजना के कारण जो पर्यावरणीय प्रभाव है इसकी भी चर्चा जो है लगातार बनी हुई है और मुख्य रूप से यह चुनौती का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा और अच्छे तरीके से आप इसको कनेक्ट करिएगा। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, जो यह फैसला है इस फैसले का उद्देश्य आप देखेंगे दोस्तों तो किसानों जो हमारे यहाँ किसान हैं उन किसानों के हितों की रक्षा और सुनियोजित जो शहरी विकास है, जो उद्योग है, इसको बढ़ावा देना है। भूमि की जो मुख्य रूप से सट्टेबाजी है इसको रोकना है और इसलिए आपको यह समझना ज़रूरी है कि सरकार ने खरीद बिक्री पर जो लगी रोक है इसको पूरी तरह नहीं हटाई है, बल्कि केवल आप देखेंगे नियंत्रित और नियमबद्ध तरीके से जो ज़मीन का हस्तांतरण है उसकी अनुमति अभी जो है गवर्नमेंट ने दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कनेक्ट करेंगे और ध्यान रखेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा, आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं ज़रूर आपको इसका उत्तर दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने प्रश्न को मुझसे साझा करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति पीसेस के ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए और साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।